नमस्कार दोस्तों, 18 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे? 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल्स में स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एम के नारायण साहब का एक आर्टिकल है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड वैसे हम लोग छोटी छोटी न्यूज़ बहुत डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ कन्वीनियंटली। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं बोलूंगा आज की डेट में ये वाला है, अ रिपोर्ट दैट इज एट ऑड्स विद एक्सेस टू नॉलेज। और ये एक ऐसा आर्टिकल है कि शायद आप खुद से पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में ना आए। यहाँ पे क्या है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, उस यूनिवर्सिटीज में कुछ कॉपीराइटेड पब्लिकेशंस रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या मान लो आप किसी और टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन में कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थीसिस, अपनी अपनी किताबें लिख रखी हैं इन टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में या किसी भी और चीज़ में। अब इन किताबों की एक कॉपी यूनिवर्सिटीज़ खरीदती है। मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और किताबें आती बड़ी महंगी होती हैं, तो इनकी एक एक कॉपी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। लेकिन अब वो पढ़नी तो सबको है। तो उस यूनिवर्सिटी में है, मान लीजिए पढ़ने वाले 500 लोग, किताब है एक, तो कैसे काम चलेगा? तो यूनिवर्सिटीज़ ने फोटोकॉपी करके इन किताबों को बांटना शुरू कर दिया। अब जब फोटोकॉपी करके बांटना शुरू किया तो इंटरनेशनल पब्लिशर्स को प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने बोला कि भाई, तुम हमारी किताबों को खरीदने के बजाय फोटोकॉपी करके किताबें बांट रहे हो यार, हमारा कॉपीराइट वॉयलेट कर रहे हो। मैटर पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन दिया, फोटोकॉपी अलाउड है। कौन से बेसिस पे फोटोकॉपी अलाउड है वो मैं आपको बताऊंगा। और रिसेंटली यहाँ पे कुछ हुआ है। रिसेंटली हुआ ये है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी फोटोकॉपी हो सकती है, किस हद तक एजुकेशनल स्टडी मटेरियल का कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, इन सब चीज़ों को लेकर अभी अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ऑब्जर्वेशंस गलत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं राहुल बजाज और अनुप्रिया धोंचक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है, मैं बिल्कुल ल्यूसिड भाषा में आपको समझाऊंगा, इसे देखेंगे। फिर भाई, ओवरऑल रिसेंटली तमिलनाडु में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को टैकल करने के लिए। पैंडेमिक की बात की जाए तो कोविड-19 तो हमारे सामने है ही, प्लस हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि एक पैंडेमिक होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे लाइफस्टाइल डिजीज हो गए, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोरोना की बात कर लो, HIV की बात कर लो, जितने कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कि एक दूसरे को छूने से फैलते हैं वो एक अलग है। जो छूने से नहीं फैलते, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं, या आपकी किस्मत खराब है इस वजह से आपको हो गए, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इस प्रकार की जो चीजें इनको नॉन कम्युनिकेबल। अगला पैंडेमिक हेल्थ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है। तो ऐसे केसेस में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है तमिलनाडु ने, किस हद तक ये प्रोग्राम अच्छा है, कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे किस हद तक कम ध्यान किया, उसको सुधारने के लिए तमिलनाडु जो कर रहा है उसको बाकी स्टेट्स कैसे कॉपी कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट, बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट। रिसेंटली हुआ यह है कि हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों में कि पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो जाते हैं और जो सरकार है और अपोजिशन है वो आपस में लड़ते रहते हैं। बट NV रमन्ना साहब, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान लेके गए कि इफेक्टिव डिबेट नहीं हो रही है इश्यूज पे। इश्यूज पे इफेक्टिव डिबेट होना जरूरी है। बट एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि भाई, जो नियम कानून सरकार बनाती है उसके जो वर्डिंग्स है वो वर्डिंग्स क्लियर नहीं है। तो जब नियम कानून बन जाता है तब पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली वो नियम कानून बोल क्या रहा है। जैसे कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अभी पास हुआ, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्फर किया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की लिस्ट केवल पार्लियामेंट तैयार करेगी, राज्य सरकार तैयार नहीं करेगी। पार्लियामेंट बोल रहा है हमारी लॉ की ये इंटेंट है ही नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके लॉ में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट को उसको अमेंड करना पड़ा। तो जो नियम कानून पार्लियामेंट से पास होता है उसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे शब्दों में कंफ्यूजन के चलते ओवरऑल नियम कानून का मतलब बदल जाता है और उसके वेराइड इंटरप्रिटेशंस बाद में निकल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे NV रमन्ना साहब ने जो कुछ भी बोला है उसके कंटेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को डेसिफर करने की कोशिश करेंगे। फिर पार्टीशन हॉरर से रिलेटेड एक आर्टिकल है, अभी के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, अलग से कभी मौका मिला तो कर दूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, द सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड। देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तो होता है कि भाई क्रॉप वगैरह पैदा करना, ठीक है भाई, आपने एग्रीकल्चर किया, गेहूं चावल पैदा किया, मार्केट में बेचा, पैसा कमाया। जो फार्मर्स क्रॉप वगैरह पैदा करके पैसा नहीं कमा पाते वो अपने लाइफ स्टॉक से पैसा कमाते हैं।
तो लाइफ स्टॉक में भेड़ बकरी जाके बेच दी मीट मार्केट में, तो उससे पैसा मिल गया। फिर गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध बेचा, उससे पैसा मिल गया। तो लाइफ स्टॉक बेस्ड अर्निंग फार्मर्स की होती है, और लाइफ स्टॉक बेस्ड अर्निंग के लिए लाइफ स्टॉक को खिलाने वाला खाना भी होना चाहिए। अब देखा यह जा रहा है कि इंडिया में लाइफ स्टॉक को खिलाने वाला खाना फार्मर्स के पास कम है, तो फॉडर और फीड एनिमल्स के लिए जमा करना, इसके लिए एक सब मिशन लागू किया गया सरकार के द्वारा। ये सब मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये बताया गया। तो आप समझ सकते हैं आज के चार आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से और आपके समझने के पर्सपेक्टिव से भी। तो हम इन चारों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो अमन कुमार ने हमको ज्वाइन किया है, अलका राउत ने हमको ज्वाइन किया। अलका राउत का ये 3rd मंथ है एज अ मेंबर। वेरी वेरी वॉल्ड वेलकम बैक अलका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रियंका कागने ने हमको ज्वाइन किया। फिर एवा 281092 ने हमको ज्वाइन किया। फिर निखिल सोय ने हमको ज्वाइन किया। निखिल सोय का भी ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक। फिर साहिल वर्मा ने हमको ज्वाइन किया। साहिल वर्मा का ये 2nd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक साहिल, थैंक यू सो मच। शमीम अख्तर ने हमको ज्वाइन किया है और शुभम पराशर ने हमको ज्वाइन किया। तो शुभम पराशर, शमीम अख्तर, साहिल वर्मा 2nd मंथ एज अ मेंबर, वेलकम साहिल। निखिल सोय 3rd मंथ एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच निखिल। देन एवा 281092, प्रियंका कागने, अलका राउत 3rd मंथ एज अ मेंबर, थैंक यू सो मच अलका, वेलकम बैक वंस अगेन। अमन कुमार, तो इतने हमारे मेंबर्स आज के, थैंक यू सो मच ऑल यू गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। आपके ज्वाइन करने से काफी मदद मिलती है, इसलिए दैट्स व्हाई मैं डेली बेसिस पे जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको एक्नॉलेज करता हूं, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली हेल्पिंग मी टू सस्टेन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए अब अपने इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा देना। अगर अब तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चूंकि करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है, तो अलग अलग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम की है। जो लोग एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतने ही काम की है। साथ साथ चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे दोनों के ही लिंक दिए हुए हैं। ओके, टेलीग्राम में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ जस्ट इस लेक्चर के बाद में अपडेट कर दूंगा, और harshidwedi.com पे जाके डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ भी सकते हैं। तो पहला आर्टिकल, अ रिपोर्ट दैट इज एट ऑड्स विद एक्सेस टू नॉलेज, क्या बताया जाना है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 2 जजमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स आए। एक जजमेंट है आपका मिस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, ये एक है। दूसरा है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हिमाचल प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड एंड एडेड स्कूल्स मैनेजिंग कमिटीज एंड अदर्स। अब इस पर्टिकुलर 2 जजमेंट्स में ये बोला गया कि जो राइट टू एजुकेशन है, ये भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के अंदर आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऑलरेडी ये बोल दिया था, तो सरकार के ऊपर ये प्रेशर था कि भाई एजुकेशन को वो फंडामेंटल राइट बनाए, और सरकार ने ऐसा किया भी। आर्टिकल 21A के थ्रू सरकार ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया, और ये बोला कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, और कंपलसरी है उनकी एजुकेशन, मतलब उनको पढ़ाना कंपलसरी है, उनको स्कूल भेजना ही है, और उनकी एजुकेशन भी फ्री है। आपसे एक सवाल है, आर्टिकल 21A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ा गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए बिना सोचे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर अगर आप देखोगे तो आगे बहुत सारे और जजमेंट्स भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे एक है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक है अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सब में भी एजुकेशन को एक बहुत ब्रॉड और एक्सपेंसिव वे में सुप्रीम कोर्ट ने डेसिफर किया। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर रहा था और सिविल सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल कर रहा था कि भाई देश में पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाने में किसी भी हिसाब से स्टेटस, पैसा, वल्नरेबिलिटी उनके रास्ते में नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए सरकार ने आर्टिकल 21A लेके आया है। अच्छा, एक और चीज है, एक चीज होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब आप MBA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हो, तो एक होती है प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, कि भैया हाई लेवल का टेक्निकल कोर्स कर रहे हो। यहाँ पे एक केस था फरजाना बतूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फरजाना बतूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला कि भैया प्रोफेशनल एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते। अब देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन को अगर आप फंडामेंटल राइट बनाते हो, तो कल की डेट में BTech MBA जैसे कोर्सेज के लिए
बच्चे बोलने लगेंगे कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे पढ़ना है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो कल तो एमबीए कॉलेज भी बोल देगा कि हम भैया तुम्हें बिना पैसों के पढ़ा नहीं पाएंगे। तो देखिए, राइट सरकार उस हद तक बांट सकती है जिस हद तक सरकार की कैपेबिलिटी। अब आपने एमबीए का एग्जाम क्वालिफाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, आपकी 12-15 लाख रुपए की फीस है, तो वो सरकार नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पढ़ने वाले। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि सरकार हर एफर्मेटिव मेजर लेगी ताकि प्रोफेशनल एजुकेशन का भी एक्सेस बच्चों को मिल सके। हाँ, ये अलग बात है कि मान लो कल की डेट में किसी बच्चे ने IIM क्वालिफाई कर लिया और 15 लाख रुपए चाहिए, बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो बच्चा जाके केस फाइल कर दे सुप्रीम कोर्ट में कि देखो मुझे लोन नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर उसको फंडामेंटल राइट बता दिया जाएगा, नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन में होता ये है कि पैसा खत्म करना पड़ता है और इतना पैसा सरकार के पास है नहीं कि सबकी एजुकेशन को फंड कर सकें। हम अभी भी जापान नहीं बने हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, बट प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट जरूर है। अब यहाँ पे ये सब बातें क्यों हो रही हैं? जब एजुकेशन को एज अ राइट हम देखते हैं तो एजुकेशनल मटेरियल का एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एजुकेशनल मटेरियल के एक्सेस को लेके रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी थी ऑन कॉमर्स की, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने एक रिसेंट रिपोर्ट में एक बात बोली। बनी क्या थी? ये स्टैंडिंग कमेटी तो ये हमेशा रहती है, इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है। और ये रिपोर्ट किससे डील होती है? ensuring balance between copyright protection of publishers and public access to affordable educational study material। मतलब कि जिसने किताब पब्लिश की है उसका क्या राइट है और पढ़ने वाले का क्या राइट है। समझिए, जिसने किताब लिखी है उसका क्या राइट है, पढ़ने वाले का क्या राइट है। तो मान लो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने कोई बड़े हाई लेवल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब लिखी और वो मान लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के लाइब्रेरी में है। अब वो किताब का दाम अगर आप मार्केट में देखने चाहो तो 8-9 हज़ार रुपए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने क्या किया कि उसकी फोटोकॉपी करके अपने बच्चों में बांटना शुरू कर दिया। तो सस्ते में वो किताब बच्चों को अवेलेबल होगी। लेकिन फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन बोलेगा कि इतनी महंगी किताब आप फोटोकॉपी कर करके बच्चों में बांट रहे हो, यही बच्चे अगर मार्केट से हमारी किताब खरीदते तो हमें 9,000 रुपया मिलता, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना यहाँ पे। तो आप समझिए यहाँ पे किसका पॉइंट आप देखोगे। पब्लिशर्स का भी कहना सही है कि किताब हमने लिखी है, हमारा कॉपीराइट फ्री में नहीं बांट सकते। आईआईटी दिल्ली वाला बोलेगा कि बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि एक एक बच्चा 9-9 हज़ार रुपए दे किताब के लिए। ठीक है, ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है आपको आईआईटी का, ठीक है। ऐसी बहुत सी किताबें हमारी सारी प्राइवेट पब्लिक हर प्रकार की यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ा रही हूँ, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, चाहे वो साइंस के प्रोजेक्ट पढ़ा रही हूँ, कुछ भी हो। तो यहाँ पे बेसिकली इस कमेटी ने एक बैकवर्ड रिकमेंडेशन दी। इन्होंने बोला कि जो इंडियन कॉपीराइट लॉ है, इस इंडियन कॉपीराइट लॉ के अंदर फेयर डीलिंग प्रोविजंस जो हैं, इन फेयर डीलिंग प्रोविजंस को कर्टेल करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये जो फेयर डीलिंग प्रोविजंस हैं, दे हैव अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री एंड ऑथर्स हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रॉयल्टी। सब समझिए, ये बहुत बड़ी बात है, अभी समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। इंडियन कॉपीराइट लॉ के अंदर फेयर डीलिंग प्रोविजंस हैं और इन फेयर डीलिंग प्रोविजंस को कर्टेल करने की बात कर रही है स्टैंडिंग कमेटी। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फेयर डीलिंग प्रोविजंस क्या हैं। ये फेयर डीलिंग प्रोविजंस हमको ये बताते हैं कि किस हद तक एक कॉपीराइटेड मटेरियल को नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही एक केस आपका दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक फोटोकॉपी की दुकान थी, रमेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज एंड ANR। ये भी फोटोकॉपी कर करके मटेरियल बांट रही थी बच्चों को, ऐसे ही कॉपीराइटेड मटेरियल का। तो केस पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में। केस का नाम था द चांसलर मास्टर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड अदर्स वर्सेस रमेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज एंड ANR। तो इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज ने भी डिसीजन दिया और दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन जज ने भी वो मतलब अपना ये डिसीजन दिया। और यहाँ पे सेक्शन 52 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई, मतलब फर्स्ट सेक्शन 52 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है आपका फेयर प्रोविजंस, ठीक है भाई। हमको समझना है कि ये फेयर डीलिंग प्रोविजंस क्या है। यहाँ पे ये जो आपके फेयर डीलिंग प्रोविजंस हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ ऐसा है, देखिए, सेक्शन 52 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 अलाउज द रिप्रोडक्शन ऑफ एनी वर्क by a teacher or a pupil in the course of instruction. The court held that the course of instruction therein
is not confined to the time and place of instruction and would include anything that could be justified for the purpose of instruction. This includes steps commencing at a time prior to lecturing and continuing till after it. It also noted that apart from section 52 clause 1 subclause A, which provides for the right of fair dealing of any copyrightable work, other rights purposes enumerated under section 52 would not have to meet the express requirement of fair dealing. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसका क्या पूरा का पूरा मतलब है, इस मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में जो सेक्शन 52 है, जहाँ पे फेयर डीलिंग प्रोविजंस दे रखे हैं आपके कॉपीराइट एक्ट के, वहां पे ये लिखा है कि भाई पढ़ाई करते वक्त, देखिए ओवरऑल लेक्चरिंग के प्रोसीजर में, बच्चों को पढ़ाने के प्रोसीजर में अगर आप पर्टिकुलर कंटेंट को इस्तेमाल करते हो तो उसको कॉपीराइट लॉ का वायलेशन नहीं समझा पाएगा। लेकिन फेयर डीलिंग प्रोविजंस का मतलब ये नहीं है कि लेक्चरिंग के टाइम पे ही आपको चीजों को करना है, लेक्चरिंग से पहले या फिर लेक्चरिंग के बाद। लेक्चरिंग मतलब कि क्लास में एक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्लास में प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप नोट्स को फोटोकॉपी मार के बच्चों में मार देते हो और उनसे फिर कलेक्ट कर लेते हो तो फिर वो कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई लेक्चरिंग से पहले या लेक्चरिंग के बाद में बच्चों के नॉलेज एडिशन के लिए अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट को उनको अवेलेबल करवाया जाता है तो वो फेयर डीलिंग प्रोविजंस के अंदर जस्टिफाइड है, कॉपीराइट लॉ का वायलेशन वो नहीं है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ बोल दिया कि ये जो ओवरऑल कॉपीराइटेबल मटेरियल को कॉपी करके बच्चों को दिया जा रहा है और बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, ये कॉपीराइट लॉ का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, बच्चे ऐसा कर सकते हैं। समझ गए? तो ओवरऑल दिल्ली हाई कोर्ट का जो आप कह सकते हो कि इंटरप्रिटेशन इस पूरे इशू को लेके, दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये बोलता है अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट लॉ फेयर डीलिंग प्रोविजंस कि भाई ये सही है, फोटो कॉपी करके बच्चे इस प्रकार के कॉपीराइट लॉ को मतलब कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ, वो जाके उसको आगे बेच नहीं सकते, लेकिन अपने पढ़ने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्लास में पढ़ते हैं तो उनको करना है, क्लास से बाहर निकल के अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं या क्लास में आने से पहले अपनी समझदारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो दैट इज अलाउड अंडर फेयर डीलिंग प्रोविजंस। अब फेयर डीलिंग प्रोविजंस का झांसा देके दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज को लीगल बता दिया। अब ये स्टूडेंट कम्युनिटी के फेवर में तो है, लेकिन वो पब्लिशर्स, वो ऑथर्स जो कि बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं और उससे लाखों करोड़ों कमाने के मूड में, उनके फेवर में नहीं जा रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन जो कॉमर्स है हमारे पार्लियामेंट की, वो क्या बोल रही है? वो ये बोल रही कि ये फेयर डीलिंग प्रोविजन के चलते हमारे देश का ओवरऑल लिटरेरी कल्चर और इमेज बिगड़ रही है, इसीलिए वो सेक्शन 52 को अमेंड करके ओवरऑल ये जो फेयर डीलिंग प्रोविजन वाला मुद्दा है इसको हटा देना चाहते हैं। और कंटेंट की कॉपिंग वो केवल गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में अलाउ करेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अलाउ नहीं करेंगे। आप समझिए, बच्चे तो प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चों को इस प्रकार के कंटेंट की जरूरत है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये जजमेंट दे दिया है कि फोटोकॉपी की जा सकती है, इस कंटेंट को बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी बेकार में रिग्रेसिव डिसीजन क्यों दे रहा है? कहने का मतलब ये है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के हिसाब से पहली बात तो इस प्रकार से कंटेंट की कॉपिंग केवल गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, और कितनी कॉपी करके आप कॉपीज बना सकते हो उसके ऊपर एक क्वांटिटेटिव लिमिट लगनी चाहिए। अब इस प्रकार का देखिए रेगुलेशन सही नहीं है ऑथर के हिसाब से। ऑथर का ये बोलना है कि इस प्रकार से आप बच्चों के एजुकेशनल राइट को छीन रहे हो। यहाँ पे वो बच्चे जो पहले फोटोकॉपी करके उसकी एक कॉपी बना के किसी भी फॉर्म में उस कंटेंट को पढ़ पा रहे थे, चाहे डिजिटल कॉपी बना के पढ़ रहे हो चाहे हार्ड कॉपी बना के पढ़ रहे हो, वो नहीं कर पाएंगे। खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर इस प्रकार से जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स का रिकमेंडेशन आया इसको मान लिया जाता है तो दिस इज अ बेसिकली अ रिग्रेसिव रिकमेंडेशन। और इस प्रकार के रिकमेंडेशंस में फायदा किसको होगा? उन पब्लिशर्स को होगा जो ज्यादा दामों में अपने कंटेंट को बच्चों को बेचते हैं। तो ओवरऑल कमेटी के इस फाइंडिंग्स को फ्लॉड कौन कौन से बेसिस पे पाया जा रहा है? पहला फ्लॉड तो इस बेसिस पे पाया जा रहा है कि दी बिट्रे प्रोफाउंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन डी एट्रे ऑफ ग्रांटिंग कॉपीराइट इन एजुकेशनल कंटेंट। देखिए सीधी बात है, ड्यू फोटोकॉपी केस में सिंगल जज बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि कॉपीराइट का पर्पस क्या है? इंक्रीजिंग द हार्वेस्ट ऑफ नॉलेज, मोटिवेट द क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ ऑथर्स एंड इन्वेंटर्स इन ऑर्डर टू बेनिफिट द पब्लिक। कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो फाइनल एम है वो पब्लिक का बेनिफिट है। तो ये जो आप कह सकते हैं ऑथर्स हैं, वो ऑथर्स अच्छा कंटेंट लिखते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, थीसिस करते हैं, उसके बेसिस पे फाइनली जो बुक तैयार होती है वो पब्लिक की मदद करती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फाइनली पब्लिक की मदद के लिए हो रहा है, और आप पब्लिक के पास ही जो
किताबें पहुंच रही उनको पहुंचने से रोक रहे हो। हालांकि देखिए ये भी गलत है। आप पूरी तरीके से इन कॉपीराइटेड प्रोड्यूसर्स की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लोगे तो कल की डेट में कोई लिखेगा ही नहीं। मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर या कोई बहुत बड़ी पब्लिकेशन ऑक्सफोर्ड, उसने ऐसी कोई पब्लिकेशन रिलीज करी और अब उसकी कॉपियां बट रही हैं और कोई उनको खरीद नहीं रहा, तो वो भी डिस्करेज हो जाएंगे पब्लिश करने से। तो ओवरऑल फेयर डीलिंग प्रोविजंस में एक बैलेंस की जरूरत है। यहां पे स्टैंडिंग कमेटी का ये बोलना है कि फेयर डीलिंग प्रोविजंस इंडिया की इमेज को खराब करते हैं, ओवरऑल पब्लिशर्स को डिस्करेज करते हैं कि वो, तो पहला लॉजिक तो ये दिया जा रहा है कि भाई जितनी भी नॉलेज वगैरह ये कॉपीराइटेड मटेरियल लेके आते हैं वो इसलिए लेके आते हैं कि फाइनली पब्लिक को मदद मिले। तो फाइनली अगर आपको पब्लिक को मदद देनी है तो आप सीधे सीधे पब्लिक को मदद दो। फाइनल ये जो फेयर डीलिंग प्रोविजंस हैं ये पब्लिक और हमारे बच्चों के राइट्स के लिए ही है। अगर आप इन फेयर डीलिंग प्रोविजंस को हटा देते हो तो बच्चों के राइट्स चले जाएंगे। तो ये बात पहली बताई जा रही है। दूसरा देखिए क्या बताया जा रहा है, द कमिटी एल्स इन अज्यूमिंग दैट द राइट्स ऑफ पब्लिशर्स वर नॉट ड्यूली अकाउंटेड इन द ड्यू फोटोकॉपी जजमेंट्स। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि फोटोकॉपी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे फ्री में कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई कॉपीराइटेड मटेरियल है वो बिकेगा नहीं, तो जो पब्लिशर्स है उनको फायदा मिलेगा नहीं। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे हमको समझना ये पड़ेगा कि एक स्टूडेंट बहुत सारे दूसरे पोटेंशियल कस्टमर्स को लेके आता है और ये पोटेंशियल कस्टमर्स लॉन्ग रन में उस पर्टिकुलर कॉपीराइटेड मटेरियल की जो आप कह सकते हो ना कि सिग्निफिकेंस उसको बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे या 30-40 बच्चे किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट को फ्री में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई। वो कंटेंट की जो ओवरऑल यूटिलिटी है, उस कंटेंट के जो ओवरऑल फेम है वो बढ़ेगा और उस कंटेंट के बारे में और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा और बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पता चलेगा और लॉन्ग टर्म में वो कंटेंट ज़्यादा ही बिकेगा, कम नहीं बिकेगा। तो ये बोल देना कि भाई ओवरऑल यहाँ पे आपने सिर्फ बच्चों को मदद की और पब्लिशर्स के कॉपीराइट को, पब्लिशर्स के राइट को वायलेट कर दिया, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, have quantitative restrictions on the extent of permissible copying would be inapposite because any limit would be arbitrarily avoided. Instead, what is needed is a test suited to Indian realities and its developmental needs of making access to education more equitable and fairer in a context of deepening socio-economic inequalities. इसका मतलब ये है कि भैया किसी भी प्रकार का क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना सही नहीं। मतलब आपने मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि इतनी ही कॉपी छपनी चाहिए, ये लिमिट लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हमको इंडियन रियलिटीज़ को देखना है, इंडियन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए और इस गरीब देश में एजुकेशन को इक्विटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करना ज़रूरी है। तो अगर इस प्रकार के कंटेंट को आप पेड कर देते हो, फ्री नहीं रहने देते हो, तो जो अमीर घर के बच्चे हैं वो तो इसको खरीद कर पढ़ लेंगे, बट गरीब घर का बच्चा इग्नोर हो जाएगा। इसलिए ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की जो रिकमेंडेशन आई है कि फेयर डीलिंग प्रोविजंस को हटा दो, इस रिकमेंडेशन को भर भर कर क्रिटिसाइज किया गया है और मेरे हिसाब से सही क्रिटिसाइज किया गया है। देखिए एजुकेशनल मटेरियल जो कि फॉरेन कॉपीराइटेड मटेरियल है ये फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए। अगर आप इसको पेड कर देते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एडवांटेज में रहेंगे और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे नेचुरली। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर एट द डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी कैन मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन कॉज्ड बाय पैंडेमिक। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वही मैंने जो शुरुआत में आपको लॉजिक दिया था कि पैंडेमिक के आने से पहले ही बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दे दी थी कि भैया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और पिछले 2 सालों में ये चीज़ थोड़ी सी एग्रवेट हो गई है क्योंकि कोविड-19 के चलते सारे हॉस्पिटल कोविड के केसेस से भरे हुए हैं। कोई भी हॉस्पिटल में जाए इलाज कराने के लिए तो पहले कोविड टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपको एडमिट करने से पहले आपको कोविड टेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो इलाज है ना वो थोड़ा यहाँ पे इग्नोर हो गया क्योंकि सब कोविड कोरोना में ही लगे थे। तो कोई अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इलाज कराने जाना चाहता हो तो 10 बार सोचेगा। अगर वो चला भी जाए तो उसके सामने 20 तरीके की प्रॉब्लम, भाई कोविड है तो नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे तमिलनाडु में एक स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पे तमिलनाडु की स्कीम के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। स्कीम का नाम है मकालाई थेडी मरुथुवम स्कीम। ये जो मकालाई थेडी मरुथुवम स्कीम है ये क्या करती है, दिस इज बेसिकली अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन टू टैकल एंड ट्रीट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पहले डिटेक्ट करना और उनको प्रिवेंट करना, ये टारगेट है इस मकालाई थेडी मरुथुवम स्कीम का। और इसके लिए एमके स्टालिन साहब ने रिस्पेक्टिवली 250 करोड़ रुपए भी एलोकेट किया। तो क्या किया जाएगा, तो भैया 18 से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है तमिलनाडु में 10 कॉमन कंडीशंस के लिए उनको स्क्रीन किया जाएगा।
तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है, फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, मेंटल हेल्थ। इन प्रॉब्लम्स के लिए, इन 10 कॉमन कंडीशंस के लिए 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनका रेगुलर टेस्ट चेकअप होगा और देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं वो इन चीजों से सफर तो नहीं कर रहे हैं। प्लस 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज के साइन देखे जाएंगे। तो ये स्क्रीनिंग उनकी इसलिए की जा रही कि ये बहुत कॉमन आपकी कह सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो तो नहीं गई, इसके लिए पहले ही टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाइपरटेंशन 7.3% लोगों में है, डायबिटीज 10, मतलब टोटल पेशेंट्स जितने भी हैं 7.3% को हाइपरटेंशन है, 10.8% को डायबिटीज है। और अगर एनसीडी की डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये एक लिमिट से ज्यादा एग्रवेट हो जाए तो वो पेशेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। और कोविड-19 जिनको हुआ और वो पहले से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किसी भी और प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रति अगर एक्सपोज थे तो वो और कमजोर पड़ गए। आपको तो पता है ना कि कोविड-19 ने उनको ज्यादा इफेक्ट किया है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और आपको कोविड-19 हो गया तो आप ज्यादा लपेटे में आ जाओगे, यू आर मोर वल्नरेबल। तो इसीलिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि इनको शुरुआत से ही टैकल किया जा सके, ये इम्यूनिटी को कम ना कर पाए और आगे अगर ऐसी कोविड-19 जैसी बीमारी फैलती है तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि एनसीडी इंसान को सीधे सीधे भी मारते हैं और किसी दूसरे डिजीज से लड़ने की ताकत भी इंसान की कम करते हैं। अगर इंडिया की हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स रिपोर्ट्स 2016 की बात की जाए तो इंडिया का जो 55% डिजीज बर्डन है ना, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। और 1990 से लेकर 2016 तक ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन इंडिया में बहुत बढ़ा है। गॉट इट? तो कोविड के समय पे जो भी दवाइयों का शेड्यूल चल रहा था उन लोगों का जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी, वो शेड्यूल टूट गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की खराब हुई, उसकी वजह से भी एनसीडीज बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो गई हैं। और आगे के समय पे पेंडेमिक्स में ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग शुरुआत में ही एनसीडी की क्राइसिस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब अगर ये जो तमिलनाडु का इनिशिएटिव है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के इंसिडेंट्स को तमिलनाडु में कम करने में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा ताकि वो भी तमिलनाडु से इंस्पायर हो सके और इस प्रकार के मॉडल को फॉलो कर सके। अच्छा, इस इनिशिएटिव में एक और खास बात है, ठीक है, डोर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। भाई किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मान लो अगर कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव के थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन की दवाइयां, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो ट्रीटमेंट है वो उसके घर तक पहुंचाया जाए, वो उसके दरवाजे तक पहुंचाया जाए। तो इस चीज को भी पर्टिकुलरली यहाँ पे तमिलनाडु के इस इनिशिएटिव में ट्राई किया जा रहा है। ओके, तो ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है ये आगे आने समय में पता चलेगा। और तमिलनाडु के इनिशिएटिव के बेसिस पे दूसरे स्टेट्स को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर वेरी डेंजरस। तो हर स्टेट का अपना एक प्लान होना चाहिए इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को टैकल करने के लिए। इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन वी आर लेट। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन वर्ड एंड इंटेंट। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट्स फ्लैग नीड फॉर क्लैरिटी इन लॉ मेकिंग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भाई देखिए, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही है, इस बात को लेके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन डिबेट नहीं हो रही इस बात पे लोग नहीं लड़ रहे हैं। मतलब लोग कहने का मतलब है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कंसर्न सिटीजन्स हैं और जो मेंबर्स ऑफ अपोजिशन है, वो एक बात में बड़े परेशान हैं कि भैया इतनी तेजी से लॉ को आप पास करा रहे हो, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जैसे कि हमारे चेयरमैन हो गए, स्पीकर हो गए राज्यसभा लोकसभा के, इनका क्या बोलना है कि भैया लोकसभा राज्यसभा की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोटेस्ट ही होता रहता है। जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये लग रहा है कि लेजिस्लेटिव एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा, हम बिल पास नहीं करा पा रहे हैं। इन सब चीजों में एक फैसेट मिस हो रहा है और उस फैसेट को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने आइडेंटिफाई किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, पार्लियामेंट्री डिबेट यहां पे मिसिंग हो रही है और दैट इज नॉट गुड। ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पार्लियामेंट्री डिबेट एक बात के लिए और इंपॉर्टेंट है, एम्बिग्युइटीज और लेक्यूने इन लॉस। जो भी नियम कानून बनाया जाता है, कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है
तो इस बात के पूरे चांसेस है कि सरकार जब उस नियम कानून को बना रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो 102nd अमेंडमेंट बिल लाया गया, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, 2 नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए इस 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। वो 2 नए आर्टिकल्स कौन से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अब भाई यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को इंटरफेयर करके बताया कि भैया बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की ताकत केवल पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने बोला ये हमारा इंटेंट नहीं है, ताकत तो स्टेट के पास ही रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका ये जो बिल है इसके प्रोविजंस ऐसा बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस बिल को जब बनाया गया, उस अमेंडमेंट एक्ट को जब बनाया गया, उसकी वर्डिंग्स क्लियर नहीं थी, उसमें कुछ एम्बिगिटीज थी। तो जब कोई एक पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, तो किसी पर्टिकुलर बिल या किसी लॉ के ऊपर जब पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, तो उसमें उस लेजिस्लेशन की जितनी भी क्रूशियल पीसेस हैं उनको ढंग से डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, और अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को भी रिजॉल्व कर दिया जाता है। अभी ये देखा जा रहा है कि कोई डिबेट नहीं होती। एक मिनिस्टर जिसकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल होता है, वो आता है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, वो अपना भाषण देता है, उससे अगर 1-2 लोगों ने पलट के क्वेश्चन पूछ दिया तो वो एक इनफॉर्मल सा एश्योरेंस दे देता है और फिर वो बिल पास हो जाता है। उस बिल के वर्डिंग्स को लेके, उस बिल की यूटिलिटी को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं होता, और ये डिस्कशन नहीं हो रहा है, इस बात को रूलिंग पार्टी के साथ साथ अपोजिशन भी नहीं उठा रहा है। अपोजिशन को शायद इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो पार्लियामेंट्री की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर दें, ना कि इस बात में कि बिल पे प्रॉपर डिस्कशन हो। अपोजिशन का टारगेट यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो हर बिल पे प्रॉपर तरीके से बैठ के बहस को इंश्योर करें, वो कोशिश करें कि हर बिल पे बहस हो, वो कोशिश करें कि वो बिल के प्रावधानों को डेसिफर करने की कोशिश करें। लेकिन अपोजिशन कोशिश क्या करता है कि जैसे तैसे करके बिल रोक दो, वो अच्छा है बुरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल रोकने पे आप फोकस रखोगे तो रमन्ना साहब का ये कहना है कि आप उसके फाइनल न्यूएंसेस को नहीं समझ पाओगे, आप उसकी गलतियों को पकड़ के उसको सुधार नहीं पाओगे, और जल्दी जल्दी में इस कियोस्क के बीच में अगर कोई बिल पास हो जाता है तो ओवरऑल वो एम्बिगस हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही काम है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट अपना ये काम नहीं कर पा रही। इसी रिस्पेक्ट में जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल अभी पास हुआ है, इसके कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस को स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि जब भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, एनवी रमन्ना साहब का ये बोलना है कि जब भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं वो बहुत इनलाइटनिंग होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में काफी जानकारियां देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड डिबेट हुई पार्लियामेंट में, तो काफी कुछ जानने को मिला, काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया, और जो भी इस बिल में प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट किया गया। ये सारे बिलों में होना चाहिए, बट दिस इज मिसिंग, दिस इज द इशू ऑफ एनवी रमन्ना साहब। तो कुल मिला के फुल डिबेट इन लेजिस्लेचर ये डेफिनेटली एक ग्रेटर इंसाइट देता है इनटू द इंटेंट, जो लॉ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसका इंटेंट क्या है, इसको जानने में मदद करता है एक डिबेट ऑफ पार्लियामेंट। अब प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम गवर्नमेंट की इंटेंट को क्वेश्चन नहीं करते, जो अपोजिशन है वो अपोज करके सिर्फ पॉलिटिकल लाइंस पे बिल को रोकने की कोशिश करता है, वो कभी इस बात के ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करता है कि बिल सही है या बिल गलत है। प्लस लेजिस्लेशन को, जैसा कि मैंने बताया, क्लियरली ड्राफ्ट करना जरूरी है। जो लेटर ऑफ द लॉ है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका पर्पस साफ साफ नजर होना चाहिए, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है कोई एक पर्टिकुलर लॉ तो उसके वेराइड इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं, और ये वेराइड इंटरप्रिटेशंस प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। अलग अलग अथॉरिटीज इन प्रोविजंस को अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट कर सकती हैं। फिर एक बात और यहां पे बोली जा रही है कि भैया जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, ओके, ये तो थोड़ा बहुत मदद करती हैं, जो हाउस कमेटी रिपोर्ट्स हैं ये भी कुछ हद तक मदद कर सकती हैं, लेकिन ये सब एक्सट्रिंसिक एड है, ये सब एक्सट्रिंसिक एड है, दे आर नॉट फुल्ली डिटर्मिनेटिव ऑफ द लॉज मीनिंग। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर आपने बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या राज्यसभा या लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी के पास मान लो आपने रेफर भी कर दिया, तो वहां पे उसके ऊपर बातचीत हुई, पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट हुई, तो हमारे यहाँ पे जो डिबेट होती है ना, वो डिबेट में सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बिल के प्रोविजंस का नहीं होता है। और इसके एनवी रमन्ना साहब बोल रहे हैं इसका एक ही सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट की डिबेट्स हैं इनको और क्वालिटेटिव बनाया जाए। समझ गए? क्वालिटी ऑफ द डिबेट यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब क्वालिटी ऑफ द डिबेट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टैंडिंग, देखिए फॉर एग्जांपल पहली बार जब फर्स्ट स्टेज में बिल इंट्रोड्यूस होता है
तो उसके ऊपर बहुत सारे मिनिस्टर्स आएंगे, अपना व्यू पॉइंट देंगे, अपना कमेंट देंगे, और उस कमेंट के आधार पर डिमांड की जा सकती है सरकार से कि आप इस पर्टिकुलर बिल को एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजो। अब जो फर्स्ट डिबेट हुई है और जिन नियम कानूनों के ऊपर, जिन क्लॉजेस के ऊपर बात उठाई गई, उन्हीं क्लॉजेस को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी भी अपना सारा छानबीन करेगी बिल की, और फाइनली वो बिल पास होगा। लेकिन एनवी रमन्ना साहब का यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे क्वालिटी मिसिंग है। ओवरऑल सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिल यहाँ पे नहीं होता है, और ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिल यहाँ पे जरूरी है। इसके लिए सिविल सोसाइटी के इनपुट्स की भी जरूरत है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ सकती है, ताकि उस बिल की पूरी क्लैरिफाइड अप्रोच, उसका ओरिजिनल इंटेंट और पर्पस हम समझ पाएं। और जब हम उस बिल का ओरिजिनल इंटेंट एंड पर्पस समझ जाएंगे और उसके बाद अगर वो बिल पास होता है, देन दैट इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल। बट ये इंडिया में बहुत लंबे समय से मिसिंग है। ये बात यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब बोल रहे हैं। एनवी रमन्ना साहब का ये भी बोलना है कि बहुत कम ही ऐसे नियम कानून अब तक आए हैं जहां पे इस प्रकार के अप्रोच, इस प्रकार का डिस्कशन हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखने को मिला है। ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है कि अपोजिशन चिल्ला चिल्ला के पॉलिटिकल लाइंस पे बिल रोकने की कोशिश करता है, या फिर रिलीजियस लाइंस पे। एक्चुअल में जो बिल का इंटेंट है, ओरिजिनल इंटेंट, उसको कभी नहीं खंगाला जाता। आई होप आप आर्टिकल समझ गए हो। नेक्स्ट बात करते हैं मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे बात हो रही है सबमिशन ऑन फॉडर एंड फीड की टू इनहेंस लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी इन फार्मर्स इनकम। देखिए भाई, हमारे फार्मिंग सेक्टर में फार्मर्स के सामने एक बड़ी परेशानी है, खासकर उन फार्मर्स की जो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर, मतलब कि धानों के पैदा करना और फिर धानों को बेचना, इस पर डिपेंड ना करके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि लाइव स्टॉक्स पे डिपेंड करते हैं। उनका दूध, उनका मीट बेच के वो पैसा कमाते हैं। लाइव स्टॉक को बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस लाइव स्टॉक को अगर पालना है तो उनको आपको फीड और फॉडर खिलाना पड़ेगा। अब जब बात आई फीड और फॉडर, मतलब जानवर का जो चारा, जानवर का जो खाने का सामान है, तो एक स्टडी कराई गई इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसने बोला है कि हर 100 किलो का खाना जो कि एक जानवर को चाहिए, उसमें इंडिया के पास 23.4% कम ड्राई फॉडर है, 23.4 केजी 11.24 केजी कम ग्रीन फॉडर है, और 28.9 केजी कम कंसंट्रेट फीड है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ड्राई फॉडर मतलब सूखा, ग्रीन फॉडर, अगर आपने कभी एक गाय का चारा देखा हो, भूसा देखा हो, तो उसमें ग्रीन रंग की पत्तियां भी आपको दिख जाएंगी, ड्राई रंग की पत्तियां भी आपको दिख जाएंगी। तो वही ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर, कंसंट्रेट फीड, जो भी गाय भैंसों को खिलाया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के चारे को बना के पहले उनको मिलाया जाता है पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, फिर गाय भैंस को खाने को दिया जाता है। तो ओवरऑल जितना भी 100 किलो फीड यहाँ पे गाय वगैरह को, लाइव स्टॉक को खिलाया जा रहा है, उनकी क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, इस बात को बताया जा रहा है। ड्राई फॉडर इतना कम है, ग्रीन फॉडर इतना कम है, कंसंट्रेट फीड इतना कम है। उसके चलते जब हमारे लाइव स्टॉक को प्रॉपर खाना पीना नहीं मिल पाता है, तो जो उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो 20 से 60% कम हो जाती है व्हेन कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। और सबसे खास बात यह है कि अगर हम अपने देश में मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट देखें, मतलब किसी मिल्क को, मतलब किसी जानवर से मिल्क को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट देखें, तो उस कॉस्ट में 60 से 70% पोर्शन आपका फीड का होता है। मतलब उस पर्टिकुलर गाय, भैंस, बकरी को जो आप चारा खिला रहे हो, वो खाने का ही 60 से 70% पैसा होता है। तो मिल्क को पैदा करने के पैसे में जो सबसे बड़ा खर्चा है वो उसके खाने को जुटाने का खर्चा है। अब बात की जाए सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड की। रिसेंटली भारत सरकार ने सब मिशन ऑन फॉडर और फीड अनाउंस किया, और इसमें सरकार ने क्या बोला कि लाइव स्टॉक इज द मेजर सोर्स ऑफ कैश इनकम ऑफ अबाउट 13 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स एंड इज एन इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर। मतलब कि हमारे देश में लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 करोड़ मार्जिनल फार्मर्स को लाइव स्टॉक से पैसा मिलता है। कल की डेट में अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो ये लाइव स्टॉक एक इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं, फार्मर्स की जिंदगी वगैरह चलती रहती है। इसीलिए कैटल के लिए गुड क्वालिटी फीड एंड फॉडर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगभग 20 करोड़ लोग डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिस्पेक्ट से भी ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ओवरऑल पॉवर्टी एलिविएशन में जो फार्मर्स 13 करोड़ उसके ऊपर डिपेंडेंट है लाइव स्टॉक में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल जो 20 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इसके लिए आप देखोगे एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में। यह लाइव स्टॉक मिशन ने क्या बोला कि वो फार्मर्स जिनको अपनी गाय भैंसों के लिए चारे की जरूरत है, वो एक काम करें कि नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड और ग्रॉसलैंड्स में जाके वो फॉडर पैदा कर लें, ठीक है ना, और कोर्स ग्रेन पैदा कर लें। तो मतलब कि जो किसान लाइव स्टॉक वगैरह पाल रहे थे, उनको बोला गया कि ये आइडेंटिफाइड जमीन है, यहाँ पे जाके आप अपनी पैदावार कर लो, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा हो नहीं पाया।
क्योंकि जब आप किसी चीज को पैदा करते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको सीड खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आप अब मान लो कोई किसान है, उस किसान के पास एक ही भैंसी है या दो भैंसियां हैं, अब क्या वो केवल दो भैंसियों के लिए वहां पे एग्रीकल्चर करेगा? ठीक है ना, सबके पास तो बड़ा फार्म है नहीं 100-200 भैंसियों का। जिसके पास बड़े बड़े फार्म होते हैं भैंसों के, गायों के, बकरियों के, वो क्या करते हैं कि बड़े स्केल पे पाउडर पैदा करते हैं और खिलाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को। लेकिन जो 2 या 3 या एक ही गैया पाल रहा है वो कोशिश करेगा कि मैं भाई कहीं बाहर से जाके कोर्स ग्रेन खरीद लेता हूँ। अब जब वो बाहर वो लाइव स्टॉक फीड खरीदने जाएगा तो वहां देखेगा एक तो वो महंगी बिक रही है, ऊपर से उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बिक रही है। तो ये जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है ये फेल हो गया, क्योंकि आप देखोगे कि बैक एंड से और फॉरवर्ड एंड मिसिंग था, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। अब आप बोलोगे कि वैल्यू चेन में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? तो ये जो फीड होती है, ये जो फॉडर होता है, इसको एग्रीकल्चर के थ्रू उगाना, इससे पहले की जो एक्टिविटीज इसको आप बैकवर्ड लिंकेज बोलते हो। इनकी सीड्स लेके आना, एक जमीन आइडेंटिफाई करना कि कहाँ इनको उगाया जाएगा, पेस्टिसाइड वगैरह लेके आना, इनका इरिगेशन करना, ये सब बैकवर्ड चीजें। एक बार ये फीड पैदा हो गई तो फॉरवर्ड लिंकेज क्या है कि उसको मार्केट तक पहुंचा के बेचना। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ये दोनों मिसिंग थे, इसलिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर फीड की क्वालिटी हम नहीं बढ़ा पाए। अब ये जो नया मिशन आया है आपका, ये नया मिशन करने की क्या कोशिश कर रहा है? कौन से नए मिशन की बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड की। अब ये मिशन पुराने प्रोग्राम को थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहा है और क्या बोल रहा है, सीधे सीधे असिस्टेंस मिलेगा सीड प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट ऑफ फीड एंड फॉडर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली फीड एंड फॉडर एंटरप्रेन्योर्स को मदद दी जाएगी, सीड प्रोडक्शन में मदद दी जाएगी। तो डायरेक्ट 50% की कैपिटल सब्सिडीज दी जाएगी बेनिफिशरीज को अंडर फीड एंड फॉडर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो जो भी फीड और फॉडर पैदा करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल ला रहे हैं, ओवरऑल एक एंटरप्राइज को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं जिससे फीड और फॉडर बनाया जा सके, उनको 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। फॉर कुछ आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज को 100% तक सब्सिडी दी जाएगी। अब इस सब्सिडी से होगा क्या? इस सब्सिडी से यह होगा कि ओवरऑल कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हम बना पाएंगे जो कि केवल इस फीड और फॉडर को उगाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो एक नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा जो कि पहले बनाएगा साइलेज और फिर उस साइलेज को बेचेगा फार्मर्स को। देखिए साइलेज क्या होता है? साइलेज होता है गीला भूसा। वो गीला भूसा आप स्टेयर कर सकते हो लंबे समय के लिए और समय समय पे उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके आप बेच सकते हो। अभी ये गीला भूसा क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जो ग्रीन ग्रास होती है ना, वो एक साल में केवल 3 महीने के लिए पैदा होती है और उस 3 महीने पैदा होने वाली ग्रास से पूरे साल आपको गाय भैंसों को खाना खिलाना है। तो ओवरऑल हब एंड स्पोक्स, तो एक हब और उसमें लगने वाला स्पोक मॉडल। तो सबसे पहले आप उन एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करो जो साइलेज बनाएंगे और फिर वो साइलेज बेचा जाएगा उन फार्मर्स को जो लाइव स्टॉक को खिलाना है। तो ये आइडिया बनाया गया। सरकार ने 2 भागों में बांट दिया, एक वो लोग जो बनाएंगे, दूसरा वो लोग जो कंज्यूम करेंगे। तो इससे होगा कि बनाने वाले सेग्रीगेटेड होंगे, कंज्यूम करने वाले सेग्रीगेटेड होंगे। पहले नेशनल लाइव मिशन में क्या हो रहा था, लाइव स्टॉक मिशन में, कि जो बनाने वाले, जो कंज्यूम करने वाले लोग थे, फार्मर्स जिनके पास लाइव स्टॉक थी, वही प्रोड्यूसर्स भी थे। अब प्रोड्यूसर्स को यहाँ अलग कर दिया गया। वो अलग बात है कि कोई बहुत बड़ा कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर बन सकता है, बट यहाँ पे प्रोड्यूसर सेग्रीगेट कर दिए गए, एंटरप्रेन्योर्स अलग कर दिए गए और इसके बेसिस पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग साइलेज का, मतलब गीले भूसे का। और कैसे कर रहे हैं? तो भाई फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्टडीज ने ये बोला है कि मान लो अगर आप फूड ग्रेन्स उगाते हो, वीट और राइस उगाते हो और उसके लिए 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 रुपया 20 पैसे तक कमा सकते हो। लेकिन अगर आप फॉडर क्रॉप्स उगाते हो, ये भूसा वाली चीजें उगाते हो, अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 रुपया 60 पैसे तक कमा सकते हो। मतलब कि एक बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास कि वो फीड एंड फॉडर वाली इंडस्ट्री में घुस के अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। तो 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू 50 लाख टुवर्ड्स प्रोजेक्ट कॉस्ट टू द बेनिफिशियरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉर प्रोक्योरिंग मशीनरी। तो साइलेज बनाने के लिए जो भी मशीनरी की जरूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उसके लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी इस सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड के अंदर। ठीक है, तो इससे कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हार्वेस्टर, शाफ्ट कटर, शेड्स, इस प्रकार की चीजें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं वो खरीद सकते हैं। तो इससे होगा क्या, मिडिलमैन एलिमिनेट हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अच्छी अच्छी बातें। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब सबसे खास बात ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन
क्वालिटी जो ग्रीन फॉडर होता है वो गुड क्वालिटी का केवल 3 महीने मिलता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि जो 3 महीने में ग्रीन फॉडर पैदा हो रहा है उसको आप प्रॉपर फर्मेंट करके साइलेज गीले भूसे में कन्वर्ट कर लो, और फिर ये भूसा आप जगह जगहों पे ट्रांसपोर्ट करो अपनी प्रॉपर सप्लाई चेन्स के थ्रू, फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू, और उनको फाइनल कंज्यूमर्स यानी कि लाइव स्टॉक रखने वाले फार्मर्स को बेच दो। तो ये है आपकी फॉडर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और इसमें जो फॉडर एंटरप्रेन्योर होंगे जो कि साइलेज बनाएंगे, इनको काफी सब्सिडीज और इंसेंटिव्स मिलेगी थ्रू आउट द ईयर। इनका काम भी काफी टफ है। पहली बात तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत सारी मशीनें वगैरह खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद 3 महीने में जिस समय पे अच्छा ग्रीन फॉडर पैदा होता है, वो पूरा का पूरा ग्रीन फॉडर इनको खरीदना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से फर्मेंट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। तो इन फॉडर एंटरप्रेन्योर्स के सामने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको डेफिनेटली यहाँ पे सब्सिडी की जरूरत है। तो आइडेंटिफाइड लोगों को 100% और बाकी लोगों को 50% ऑफ द कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जा रही है। और इसके थ्रू ऐसा बोला जा रहा है कि साइलेज अभी के दाम की 10% दाम पे बिकेगा आगे आने वाले समय में, और ये बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। इंडिया के पास वन ऑफ द हाईएस्ट लॉबस्टर पॉपुलेशन है, 53 करोड़ से ज्यादा लाइफ स्टॉक है इंडिया के अंदर। तो अगर फार्मर्स की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स बढ़ाने हैं तो हमें इस प्रकार की स्कीम्स पे एक्स्ट्रा फोकस मारना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर ज्वाइन करें। जितना ज्यादा आप ज्वाइन करोगे उतनी ज्यादा मुझे मदद मिलेगी। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।